मुझे लगता है कि जो उनकी खिसियाट है और जिस तरह की विफलता उनकी सरकार ने देखी है, माननीय मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष रूप से सरकार के मुखिया होने के नाते हर एक विषय के लिए जिम्मेदार तो हैं ही, लेकिन उसी के साथ साथ में प्रदेश का गृह मंत्री होने के नाते और प्रदेश का वित्त मंत्री होने के नाते इन दो विषयों की उनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी है। राजस्थान जो शांति का प्रदेश था, राजस्थान जो भाईचारे का प्रदेश था, आज उनकी प्राथमिकता केवल और केवल कुर्सी से चिपके रहने की होने के चलते राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो गई है। जिस तरह से वहाँ माफियावाद बढ़ा है, 80 के दशक में जैसे समाचार मुंबई में आते थे कि व्यापारियों व्यवसायियों को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती थी, ठीक उसी तरह के हालात राजस्थान में है। आज राजस्थान के व्यापारी व्यवसायी सभी लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। रोज किसी न किसी को इस तरह के थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं, उनसे जो है प्रोटेक्शन मनी मांगी जाती है। न देने पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, उनको डराया जाता है और सरकार केवल खाना पूर्ति करके और उससे अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश करती है। बजरी माफिया इतना बेखौफ हो गया है कि वह पुलिस पर और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला करने से भी गुरेज नहीं करता। प्रदेश में बजरी का जो है माफिया, अवैध खनन एक नासूर की तरह बन गया है। ठीक यही हालात शराब माफिया के हैं, भूमि माफिया के हैं। भूमि माफिया का लालच इतना बढ़ गया है कि मंदिरों की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए राजस्थान में 10 से भी ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पुजारियों की हत्याएं कर दी गई है। अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए जिस तरह से तुष्टीकरण किया गया है राजस्थान में, और सरकार की शह पर जिस तरह से तुष्टीकरण हुआ, उसी का परिणाम हुआ कि राजस्थान में उदयपुर जैसी कन्हैयालाल की सर धड़ से अलग करने जैसी घटना हो पाई। राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट हुई है, उसके कारण से जो खिसियाट है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की बात करते हैं। ठीक इसी तरह की परिस्थिति फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के है। बिजली के कुप्रबंधन के चलते राजस्थान की डिस्कॉम कंपनीज जो है वो कंगाली के कगार पर है। 6 से 8 घंटे किसानों को बिजली देने का वादा करने वाली सरकार 2-2.5 घंटे भी नहीं दे पा रही है। दिन में बिजली का देने का वादा करने वाली सरकार रात को बिजली देने के लिए मजबूर है। बजट के बाद में जिस तरह के हालात पिक्चर राजस्थान के फाइनेंशियल कंडीशन के आए हैं, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जैसे बिहार या अन्य प्रदेशों के लिए सुना जाता था कि उनके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है, राजस्थान के इस हालात भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से जितनी जिम्मेदारियां उनके पास में, उन सब मोर्चों पर सरकार विफल हुई है। अपनी विफलता को छुपाने के लिए वो इस तरह के दोषारोपण करना उनके लिए नया विषय नहीं है, हमेशा ही उन्होंने किया है। लेकिन ये मतलब उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, इस तरीके के जो रेड लगातार पड़ रहे हैं, जानबूझ के हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जहां पर इलेक्शन होते हैं वैसे वहीं पर सरकार इस तरीके से करते हैं, तो हम झुकने वाले नहीं हैं, हम आवाज़ उठाएंगे। ये अनफॉर्चुनेट है। हालांकि वही नहीं, इसके अलावा कई भी विपक्षी पार्टियों के नेता ये हमेशा से सरकार पर आरोप लगाते रहे कि आप लोग जो है एजेंसीज का मिसयूज करते हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। अवैध रूप से कमाए गए काले धन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति माननीय मोदी जी की सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से स्पष्ट की थी, और उसके कारण से कुछ लोगों के पेट में जो दर्द हो रहा है, उसकी अभिव्यक्ति इस तरह से करके माननीय मुख्यमंत्री विषय से ध्यान हटाना चाहते हैं। अगर मैं एजेंसीज के दुरुपयोग की चर्चा करूं, तो जितना एजेंसीज का दुरुपयोग राजस्थान में हुआ है, मुझे लगता है कि शायद और कहीं नहीं हुआ होगा।
मैंने कल भी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय के बारे में बताया था। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण ढूंढे जा सकते हैं। एक न्यायालय मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में ऑर्डर कर दे, ऑर्डर लाने वाले वकील को झूठे मुकदमों में अब्दुल कसाब से भी ज्यादा दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा जाए, ऐसा क्लासिक एग्जाम्पल जो है शायद कहीं देखने को आज तक आजाद भारत में कहीं नहीं मिला होगा। इसलिए एजेंसीज का दुरुपयोग जिन लोगों ने किया है वो इस तरह के प्रश्न खड़े करें, मुझे लगता है कि वो बेमानी होते हैं, बेमतलब होते हैं। क्या लगता है सर, इलेक्शन बहुत नजदीक हैं, तो आपको लगता है वाकई में जो परिस्थितियां राजस्थान में हो रही, जैसा कि आपने भी बताया, तो जनता ने इस बार क्या मन बनाया है, क्या लगता है? देखिए, 2018 में जब सरकार बनी तब चुनाव के परिणाम से आने के साथ ही जिस तरह का विग्रह, जिस तरह का फूट कांग्रेस पार्टी में थी, और लगातार पिछले 4.5 साल तक उन परिस्थितियों के चलते जिस तरह से राजस्थान की जनता ने भुगता है, देश की सरकार की सारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में जिस तरह से विफल हुए हैं, अपने जन घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी के, बजट की घोषणाएं, उनको धरातल पर उतारने में जिस तरह से विफलता हुई है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। परसों ही जोधपुर में लिफ्ट नहर के तीसरे फेज का शिलान्यास किया गया था। 2018 में घोषणा हुई थी, 2019 में बजट में आया था, और 2023 के जो है फरवरी के तीसरे सप्ताह में जाकर के उसका आपने शिलान्यास किया। जो जोधपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट योजना है उसको लेकर के भी इस तरह की उदासीनता और इस तरह की गति है कि 1.5 साल की परियोजना का शिलान्यास होने के स्तर तक आने में 4.5 साल लगे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, और इस तरह से काम करने वाली सरकार को लेकर के जनता के मन में किस तरह का भाव होगा। जो वादे किए गए थे, किसानों का कर्ज माफी करेंगे, कर्ज माफी न होने के कारण से राजस्थान में अनेक किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए। उन्होंने लिखित में स्टेटमेंट किए, इसके लिए फेसबुक पर लाइव करके अपने आप को आकर के फिर सुसाइड किया। उन सुसाइड्स के लिए, उन आत्महत्याओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से दोषी राजस्थान की सरकार और राजस्थान का मुख्यमंत्री है। राजस्थान का किसान उसके कारण से आहत है। जिस तरह से कालाबाजारी राजस्थान में फर्टिलाइजर को लेकर के हुई, कृत्रिम संकट पैदा किया गया, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने जिस तरह से उस भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया, उसके कारण से किसान दुखी है। युवाओं को रोजगार मिल सके उसके लिए भर्ती की जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उन परीक्षाओं में 18 में से 16 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। अभी परसों भी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। सरकार उसको मानने से इनकार कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं कि 10 बजे के पेपर में 8 बजे लोगों के मोबाइल में वो पेपर उपलब्ध था, लेकिन अपनी मुंह पर कालिक न पुते इसका प्रयास करने के लिए सरकार ने उसको इनकार कर दिया। उसको लेकर के युवाओं के मन में, जो राजस्थान के 70 लाख ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी की तलाश है, वो लोग भारी आक्रोश में। राजस्थान के सामान्य मानवी के जीवन को प्रभावित करने वाले जितने विषय, उन विषयों पर सरकार डिलीवर नहीं कर पाई, चाहे वो पीने का पानी का विषय हो, चाहे बिजली का विषय हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि देश के हर घर तक बिजली पहुंचना चाहिए। बिजली पहुंचाने के लिए योजना बनी, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर तक कनेक्शन भारत सरकार अपना पैसा खर्च करके दे रहा था। आज अगर मैं पश्चिमी राजस्थान की बात करूं, मैं 2 दिन पहले पश्चिमी राजस्थान का दौरा करके आया हूं। हजारों की संख्या में ऐसे, और मैं नहीं कहता, उनके खुद के विधायक, पूर्व मंत्री विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के कहते हैं कि 50,000 लोगों के घर में अभी कनेक्शन नहीं पहुंचा है, और सरकार ने, भारत सरकार को ये लिख करके दिया कि राजस्थान में एक भी घर बाकी नहीं है। योजना को दोबारा चालू मेरे प्रयासों के द्वारा कराने के बावजूद भी दोबारा भी उन्होंने लिख करके दे दिया है कि हमारे राजस्थान में एक भी कनेक्शन बाकी नहीं है, जबकि हजारों की संख्या में कनेक्शन अभी बाकी हैं। इसलिए सरकार जिस तरह से हर मोर्चे पर विफल हुई है, ये तो मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए, उसके चलते राजस्थान की जनता के मन में भारी आक्रोश है। आप तो हालात की बात कर रहे हैं, राजस्थान की जनता दिन गिन रही है, एक एक दिन गिन करके काट रही है कि किस दिन मौका मिलेगा उस दिन इस सरकार को
उखाड़ करके फेंक देंगे। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह रहा हूं कि जब 2013 में पिछली बार कांग्रेस जब हारी थी तब 21 सीट कांग्रेस की आई थी। अब की बार तो मैं कहूं तो शायद अतिशयोक्ति मानी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, कांग्रेस पार्टी के चुने हुए विधायक, कांग्रेस पार्टी के ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के सदस्य खुद कह चुके हैं और मंच, सार्वजनिक मंच पर कह चुके हैं कि अब की बार हम शायद एक इनोवा गाड़ी में बैठ करके जाने लायक ही बचने वाले हैं। तो इसलिए हालात इस तरह के हैं कि शायद अब सभी लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि अब की बार संपूर्ण सफाया होने वाला है। सर, संपूर्ण सफाई की आपने बात कही, लेकिन अगर बात कर है या फिर कांग्रेस शासित जो राज्य है वहां की जो परिस्थिति है, लेकिन इसके इतर राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार प्रतिवार किए जा रहे हैं। उन्होंने मित्र काल को लेकर जो टॉन्ट यहाँ पर कसा है, तंज कसा है कि कॉन्ट्रैक्टर जो भी एयरपोर्ट के हैं वो अडानी ग्रुप्स को दे दिए जा रहे हैं। पूरी तरीके से एक मैजिकल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनका साथ दे रही है। और उन्होंने ये कहा कि बिजनेस के खिलाफ तो नहीं, लेकिन मोनोपोली नहीं होना चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए। अडानी को आखिर इतना सहयोग क्यों? देखिए, जब 2018 के का कालखंड मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ठीक वही काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। चुनाव का 1 साल लगभग बचा है, उस समय भी ऐसा ही बचा था। रफाल को लेकर के कितना होहल्ला मचाया गया था, कितनी तरह के दोषारोपण किए गए थे। उस उज्जवल चरित्र के व्यक्ति के चरित्र हनन करने के लिए कितनी तरह के कालिक के कीचड़ उछालने की कोशिश की गई थी। सीएजी की क्लीन चिट आने के बाद में भी उन्हें समझ में नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहने के बाद में भी समझ में नहीं आया। उसके बाद भी वो निरंतर कई हजारों करोड़ों की बातचीत करते रहे। भारत के दूसरे देशों के साथ में संबंधों को क्षति पहुंच सकती है उसकी परवाह किए बिना भी उन्होंने झूठे दोषारोपण किए और बाद में न्यायालय पे फटकार मिलने के बाद में हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना की। ठीक वही समय है, वही मोडस ऑपरेंडाई है और वही तरीका है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होने वाला है। जिस गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और भारत के सम्मान बढ़ा करके देश के 130 करोड़ लोगों का सम्मान जिस तरह से बढ़ा है, आज उस जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। इस तरह के झूठे दोषारोपणों से उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला। मतलब सर, आपको लगता है कि 2024 का इलेक्शन नजदीक है, इस वजह से इस तरीके के केवल और केवल मैं तो आपको उदाहरण के साथ में बता रहा हूँ, 2018 में रफाल लेकर के किया गया था, अभी कुछ और लेकर के किया गया। जैसे पिछले दिनों पवन खेड़ा का भी एक बयान आया, प्रधानमंत्री जी के पिताजी को लेकर एक अपशब्द का प्रयोग किया गया, कल ही एक बयान आया है। उस बयान पर क्या कहेंगे, जिस तरीके की टिप्पणियां? देखिए, मैं राजनीति में मर्यादा से इतना नीचे जाकर के बात करने वाले लोगों के ऊपर टिप्पणी करना भी अपनी मर्यादा के खिलाफ समझता हूं। आपको लगता है सर कि अब राजनीति में जो शब्दों की मर्यादा है वो कहीं ना कहीं खो रही है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मर्यादा इतनी भी नहीं समझते, किसी के दिवंगत माता पिता के ऊपर टिप्पणी करने वाले लोगों पर टिप्पणी करने का भी मैं अपनी मर्यादा के स्तर से नीचे समझता हूं।